हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव 2022 का, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं और इसके पहले भी हम लोग 2023 और 2024 का क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर ज़रूर सबसे पहले आप उस पहले वाला वीडियो देख ले, तब जाके ये वीडियो और ज़्यादा क्लियर ढंग से समझ में आएगा। इसलिए इसके पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। 2024 का अगर देखते हैं तो वो और ज़्यादा क्लियर ढंग से समझ में आएगा आपको, और उससे रिलेटेड और कुछ भी नहीं आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ई के पावर एक्स का हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो सभी को फार्मूला पता है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से रह जाता है, और ये कहीं से भी अछूत नहीं होना चाहिए, सबको ध्यान में होना चाहिए, कहीं से भी ये छूटना नहीं चाहिए किसी से हाल में। ठीक, तो ये हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का बात करेंगे, ई के पावर एक्स से रहेगा। और यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है, लिमिट देता है तो हम अचर पद ऐड नहीं करते हैं। लिमिट लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। ये कोई यहाँ पर लोअर लिमिट है, या ऊपर वाला अपर लिमिट है। तो लिमिट का मान कैसे निकाला जाता है, तो जहाँ जहाँ एक्स रहता है इस फलन में, उसमें एक्स की जगह हम लोग अपर लिमिट पहले रखते हैं, और फिर माइनस साइन देके जहाँ जहाँ इस फलन में एक्स रहता है उसके जगह हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे बार बार यहाँ पे ध्यान में रखे, कोई बोले वन का इंटीग्रेशन बताओ तो इसका भी मतलब एक्स ही होता है प्लस सी। कोई बोले अगर डीएक्स का इंटीग्रेशन बताओ तो इसका भी मतलब क्या होता है, एक्स होता है प्लस सी। कोई बोले कि जीरो का इंटीग्रेशन बताओ, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जीरो का इंटीग्रेशन कोई सोचेगा कुछ भी नहीं होगा, नहीं, इसका अचर पद होगा, एक सी आएगा, एक अचर पद। ठीक, तो जीरो का भी इंटीग्रेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर डीएक्स का इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, और लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से अपर और लोअर लिमिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक्स की जगह अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन देके एक्स की जगह लोअर लिमिट रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए निकल के आ गया। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पावर वाला नियम लगता है, हम लोग पावर वाला नियम जानते हैं कि एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। मतलब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि जितना भी पावर रहता है एक जुड़ जाता है, उतना से भाग हो जाता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, एक्स का पावर अभी कितना है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब वन होता है। ठीक है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक में एक जुड़ेगा तो दो हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, दो हो जाएगा प्लस। अब इसमें सी नहीं ऐड होगा, क्यों, इसलिए कि हमको लिमिट डालना है, तो लिमिट हम लोग लिखाते हैं, उसके बाद 0 to 1 लिमिट हम लोग दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, जहाँ जहाँ एक्स रहता है तो एक्स के जगह यहाँ पर वन रखेंगे, तो वन का स्क्वायर बटे टू। फिर माइनस साइन दे के एक्स के जगह जीरो रखेंगे, तो जीरो के स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, वन का स्क्वायर तो वन ही रह जाता है, तो वन बटे क्या बच जाएगा, टू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन देख के लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पे ये उसको पहले सिंप्लीफाई करें, जो ये एक्सप्रेशन दिया हो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमको पता है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वन का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए वन का स्क्वायर में कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो वन का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक हम लोग अल्जब्रिक, सबसे पहले अल्जब्रिक फार्मूला यूज करेंगे। जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है, बी होता है। इसी फार्मूला के ऊपर ऊपर वाला को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। अभी इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला हम यूज नहीं कर रहे, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर है, तो मतलब ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, तो क्या होगा, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वन होगा, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन होगा, और नीचे में तो एक्स माइनस वन है ही पहले से इंटू डी एक्स। अब देख सकते हैं ये ऊपर में भी एक्स माइनस वन, ये गुना में तो ये कट जाएगा। तो कटने के बाद यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब दो पद है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग किया जाता है। इंटीग्रेशन में नियम होता है प्लस में या माइनस में रहेगा, अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स का इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, इसलिए अभी पावर वाला तुरंत फार्मूला इसको हम लोग दिखाए थे अभी कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन पावर है तो एक बढ़ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, दो। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एक्स होता है, अब प्लस में क्या ऐड कर देना है, तो के ऐड कर दो या सी ऐड कर दो, इसमें के लिखा है तो के लिख देते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद मैच कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, ये लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, तो ई के पावर 13x का, किसका, ई के पावर 13। अभी थोड़ा देर पहले ही हम डिस्कस किए कि हम लोग जानते हैं कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है ई के पावर x का कितना होता है, ई के पावर x से रह जाता है। अब देखो जी, x का अगर कुछ गुणांक रहे तो उसके इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन वो रैखिक रूप में ही रहना चाहिए। यहाँ x का घात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बार बार हम बोलते आ रहे हैं, यहाँ पर एक्स भी रहेगा तो ये फार्मूला वही यूज होगा, इसमें कोई अंतर, सिर्फ ये एक्स का जो गुणांक होगा उससे क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अभी भी यहाँ एक्स का घात 1 है तो यहाँ पर भी एक्स का, ये रैखिक के लिए ही वैलिड होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स ही रह जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ एक्स के गुणांक से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है डिफ्रेंशिएशन में। और वही इंटीग्रेशन का बात करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन, इसका एक्स का गुणांक कितना है, 13, तो 13 हो जाएगा, ई के पावर यहाँ पर 13 एक्स ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अब यहाँ पर भी वही है लॉजिक, यहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन फार्मूला, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है साइन एक्स का, यहाँ पर ध्यान दें, साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग जानते हैं कॉस एक्स होता है। तो अब अगर इस एक्स के जगह जनरल रैखिक रूप ले ले, एक्स के जगह जनरल रैखिक, जनरल रूप रैखिक मतलब एक्स को अगर एक्स से रिप्लेस करें या एक्स प्लस बी से रिप्लेस करें, दोनों केस में हम लोग इंटीग्रेशन फार्मूला सेम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर साइन एक्स है तो इसको एक्स लिखे या एक्स प्लस बी लिखे, दोनों केस में हम लोग सेम ही इंटीग्रेशन, सिर्फ यहाँ एक्स का जो गुणांक होगा उससे गुना हो जाएगा, बाकी यहाँ पर साइन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, एंगल जितना रहेगा उतना लिखना है, ठीक। तो एक कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रहा है कि यहाँ एक्स का गुणांक है कितना, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है। नीचे में 5 लिखा है तो एक्स का गुणांक 5 नहीं है, 1x/5 का मतलब क्या होता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 1/5 का मतलब यही होता है ना, 1/5 इंटू एक्स, मतलब यहाँ एक्स का गुणांक जो हो रहा है कितना हो रहा है, 1/5 हो रहा है। इसलिए जो यहाँ पर गुना होगा कितना से गुना होगा, 1/5 से गुना होगा। और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस x/5 हो जाएगा, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम ही हो गया। यहाँ पर गुणांक का बात करेंगे तो एक्स का गुणांक कितना है, 2 है, एक्स का गुणांक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर सेम लॉजिक यूज होगा, कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पर पहले 2 गुणांक है तो 2 से गुना होगा, और कॉस का डेरिवेटिव जो होता है माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए, तो माइनस साइन 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिख ले, 2 बाहर है तो 2 बाहर ले लिया, माइनस के साथ ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब अलग हो जाता है, ये 2 जो होता है इसके साथ गुना में होता है, इसलिए ब्रैकेट लिखना जरूरी है। तो -2 sin x हो जाएगा, माइनस को बाहर निकालेंगे तो 2 के आगे आ जाएगा तो -2 sin 2x हो जाएगा। बस बहुत सिंपल है, बस यही लॉजिक ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, फिर से वही यहाँ पर बात हो गया, फिर यहाँ पर कोई पूछेगा कि यहाँ x का गुणांक कितना है, तो 1/3। इस बात को भूलना नहीं है, इसका वन गुणांक कितना है। और सभी को पता होना चाहिए कि जो tan x, नॉर्मल जो tan x होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है, sec² x होता है। इसका डेरिवेटिव कितना होता है, sec² x होता है। तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर tan का, यहाँ पर पहले गुणांक से गुना कर देते हैं, गुणांक कितना है, 1/3 है। इसका क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा, और x की जगह क्या है, x/3, तो यहाँ पर x/3 लिखा जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। बस जो हम बता रहे हैं उस लॉजिक ध्यान में रखना है, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी बात को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए नीचे में 4 लिखा हुआ है, 4 1/4 इसका क्या है, गुणांक है, तो 1/4 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। असल में डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, तो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ x के पावर 4 को करना है और कुछ नहीं करना है। और सभी को पता है कि x के पावर 4 पावर वाला नियम से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो पावर वाला नियम से करेंगे तो 4x के पावर कितना, डिफ्रेंशिएशन का नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन का अलग होता है, डिफ्रेंशिएशन का अलग होता है।
डिफ्रेंशिएशन में x के पावर n का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो n आगे आ जाता है, एक पावर क्या हो जाता है इसका कम हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम किए। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x के पावर 3 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई क्या करेगा, कोई उल्टा पुल्टा दिमाग लगाया कि 4 दिया है तो ऑप्शन में 4 भी होना चाहिए, तो उल्टा पुल्टा टिक करके आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं सोचना है, सीखना है किस प्रकार से हम लोग डिफ्रेंशिएशन। इसलिए डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है यहाँ पे, इसको दो तरीका से बता सकते हैं। या तो पहले लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लिया, चैन रूल के नियम से बना सकते हैं। चैन रूल क्या कहता है कि अगर हम डेरिवेटिव जानते हैं, कि log x का डेरिवेटिव जो होता है 1/x होता है, तो हम अगर डेरिवेटिव पूछ रहे हैं log x, यहाँ पर कोई x का फलन है, क्या है, अब यहाँ पर log का जो आर्गूमेंट है वो x का फलन है, तो इसका भी डेरिवेटिव 1/f(x) लिख सकते हैं। जो x की जगह क्या है, f(x) है तो 1/, लेकिन फिर से क्या करना पड़ता है, जो ये f(x) होता है फिर से इसका डेरिवेटिव हमको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो यही चैन रूल होता है। तो यहाँ पर सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं। यहाँ x के जगह x के पावर 4 है, x का फलन है, तो इसका डेरिवेटिव ही x 1/x के पावर 4 होगा। लेकिन फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है x के पावर 4 का, इसलिए कि x की जगह x नहीं है। तो इसी को हम लोग चैन रूल कहते हैं। अब इसका डेरिवेटिव अभी पावर वाला नियम से भी निकाले भी, तो इसका पावर वाला नियम से 4 आगे में आ जाता है, x के पावर 1 घट जाता है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर 3 गो x है, 4 गो x है, तो 3 गो यहाँ कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4/x हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका बनाने का एक और तरीका था। पहले हम लोग लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर ले। लॉग का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि लॉग का आर्गूमेंट में जितना पावर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो आगे लेके आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आगे, तो आगे लेके आ जाएंगे तो 4 log x हो जाएगा। अब ये 4 क्या बन गया, डिफ्रेंशिएशन में गुणांक बन गया। और गुणांक को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट को बाहर कर सकते हैं। सिर्फ क्या बच जाएगा, log x। और log x का डेरिवेटिव सभी को पता है कितना होता है, 1/x होता है। तो इससे भी सेम ही आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं आने वाला है, हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो गया। अब इसके यहाँ पे क्या है, साइन का स्क्वायर दे दिया है। जब साइन का स्क्वायर, साइन के स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन फार्मूला नहीं जानते हैं कि साइन के स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन निकाल दें। इसका तरीका क्या होता है उसको सोच समझिए। पहले पावर हमको दिख रहा है, जब भी ऐसा दिखे तो पहले हम क्या करेंगे, पावर वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पावर है तो यहाँ ऊपर में क्या लिख लिए, 2 लिख लिए। अब इसको पूरा साइन एक्स को एक फलन मान सकते हैं आप। फलन के पावर कितना है, 2 है, तो पहले पावर वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो पावर वाला फार्मूला से अभी घात आगे में क्या 2 आ जाता है, जितना पावर रहता है, और एक घात घटा के लिखते हैं, एक पावर घटा के लिखते हैं, 2 में से एक घटेगा तो एक पावर लिखा नहीं जाता, तो साइन थीटा बच जाएगा। अब ये पूरा जो ये है, ये सिस्टम है, ये पूरा एक्स के जगह पर क्या, ये थीटा के जगह पर है, मतलब बोल सकते हैं एक्स के जगह पे है। तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा चैन वाले नियम से, चैन रूल के नियम से। तो यहाँ पर साइन थीटा का फिर से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये जो आता है 2, ये ज़्यादातर पूछा भी जाता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 2 गो ऑप्शन जो 2 थीटा के रूप में दिया हुआ है, तो इसको 2 थीटा के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसलिए कि ये किसका फार्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का ही फार्मूला होता है। तो यहाँ से ये 2 थीटा के रूप में चेंज हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। थोड़ा सा बात को ध्यान में रखें, जब भी अगर एंगल का स्क्वायर करेगा, एंगल का स्क्वायर, अभी साइन का स्क्वायर नहीं है, एंगल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन होगा तो पहले हम लोग साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे। पहले किसका डेरिवेटिव लिखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तब, तो पहले साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। जब एक्स की जगह कुछ और है और ये रैखिक भी नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर वाला नियम से 2x आएगा, आगे में 2 आएगा, एक पावर घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x cos x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव इस प्रकार से निकलेगा, ये भी ध्यान में रखें, कैसा पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है cos के पावर 3,
कॉस के पावर थ्री का अभी फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, पहले पावर वाला ही फार्मूला यूज करेंगे जब भी कॉस या साइन किसी का भी पावर दिखे तो पावर वाला फार्मूला से 3 है तो 3 आगे में आ जाएगा, एक पावर घटेगा तो पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरा एक्स के जगह क्या माना जा रहा है, कॉस थीटा माना जा रहा है, तो ये फिर से कॉस थीटा का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ये पावर वाला पहले नियम लगा दिए और चैन रूल से कॉस थीटा का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव सभी को पता है कि माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो माइनस को आगे में लिखा जाए तो -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। इस तरह से ध्यान में रखना है कि जब भी साइन कॉस का पावर देता पहले पावर वाला फार्मूला यूज कर लेना है, फिर साइन कॉस जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, चैन रूल के नियम से, ये हम लोग पढ़े भी है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पे अभी हम लोग tan x का डेरिवेटिव जानते हैं, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव नहीं जानते, तो पहले पावर वाला नियम यूज करेंगे। तो पावर वाला नियम से 2 आ जाएगा आगे में, tan के पावर अब कितना बचेगा, 1, तो tan x लिखा जाएगा। अब यहाँ पर पूरा x के जगह tan x था, तो फिर से हम tan x का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो tan x का डेरिवेटिव लिखेंगे। तब ये कितना बन जाएगा, 2 tan x, और tan x का डेरिवेटिव सभी को पता है sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x हुआ है। मैच कर सकते हैं आप, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x यही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन लगातार दे दिया, अगर आप खुद से 2-3 बार बना लेते हैं इस क्वेश्चन को तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, ये भी पावर वाला फार्मूला ही यूज होगा, इसलिए कि x के पावर यहाँ पर कितना है, n के जगह कितना दिया, 3/2। पावर वाला नियम क्या कहता है, बार बार यही चीज़ आ रहा है कि जितना पावर आता है उसको आगे में लिख देते हैं, x के पावर 1 घटा देते हैं, मतलब 3/2 में से क्या होगा, 1 घटेगा, 3/2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1/2। तो x के पावर कितना बचेगा, 1/2 बच जाएगा। आप प्लस में क्या ऐड कर देना, एक अचर पद। अच्छा ये इंटीग्रेशन है, सॉरी 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 सॉरी, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में भी पावर वाला नियम वैसे ही यूज होता है कि एक पावर क्या होता है, इसका बढ़ जाता है, एक पावर क्या होता है, हम लोग इसमें एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जितना पावर ऊपर में लिखते हैं उतना ही पावर से क्या होता है, इसका भाग हो जाता है, तो इतना से भाग हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x के पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, और नीचे में भी क्या आ जाएगा, 5/2, इसलिए सेम ही चीज़ जोड़ रहे हैं। नीचे में 5/2 लिखा हुआ है तो उसको ऊपर जाएगा, पलट जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x के पावर 5/2 हो गया, प्लस के। तब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी, हाँ ठीक, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है, नीचे में 5 है तो 5 इसमें है, ठीक। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सदिश दिया हुआ है और इस सदिश का क्या करना है, मात्रक सदिश या इकाई सदिश बोला जाता है, निकालना है। सभी को पता है कोई भी सदिश का अगर इकाई सदिश निकालना रहता है तो उसके सदिश को उसके परिमाण से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, उसके परिमाण से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो वो इकाई सदिश बन जाता है। अब यहाँ पे जो सदिश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, आई कैप प्लस जे कैप, आई फैक्ट्री है, जे कैप से भी दिखा सकते हैं। और इसका परिमाण का बात करेंगे तो परिमाण किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकलता है, उसके घटक का स्क्वायर करते हैं। तो आई का घटक कितना है, 1 है, आगे में कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है, 1 है। जे का घटक भी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसमें के का घटक नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको लिखे या ना लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो आई कैप प्लस जे कैप, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो आप सिंपल देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसका हल पूछा जा रहा है। इस अवकल समीकरण का जब भी हल पूछा जाए तो पहले ही हम बता देते हैं, बार बार ये चीज़ें इंडिकेट करें, ध्यान में रखें आप लोग, किसमें जब भी हल पूछे तो उस केस में क्या करना है। देखो इस वाई प्लस में था, इधर लेके आ गया माइनस में, एक्स वाला को एक तरफ, वाई वाला को एक तरफ कर लेना है। और ज़्यादातर यही पैटर्न देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में तो यही पैटर्न देखने को मिलेगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव में इसे डिफिकल्ट नहीं दे सकता है। एक्स वाई आसानी से अलग अलग हो जाएगा और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो पूरा 1 - y है,
इस टर्म को ये मान लेते हैं कि इधर ये गुना में इधर भाग में लेके आ जाते हैं, पूरा टर्म को तो लेके आ ही सकते हैं इंटू डी वाई। अब यहाँ पर जब पूरा टर्म को लेंगे तो कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचेगा 1, तो इधर से डी एक्स जाएगा तो 1 के साथ डी एक्स जाएगा तो यहाँ डी एक्स बन जाएगा। अब देख सकते हैं वाई वाला और एक्स वाला क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब इसलिए कि इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन बार बार बताते हैं जब भी नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर में बन सकता है, ये हमेशा बन सकता है जब नीचे का घात एक हो, एक अधिक हो, ऊपर वाला एक कम हो, ठीक है। तो नीचे का डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस वाई का डेरिवेटिव तो -1 बचेगा। वाई के सापेक्ष निकालना है, वाई के रूप में आए तो ऊपर में लेकिन 1 है तो -1 अगर बनाते हैं तो बाहर में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, इसलिए माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस आगे में बच जाएगा, ऊपर नीचे का डेरिवेटिव जो ऊपर में रहता है तो नीचे वाला का क्या हो जाता है, लॉग लग जाता है, यही इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। और dx का इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, के होता है। आप प्लस में अगर c ऐड करना चाहते हैं c ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग को y का मान एक तरफ करके करना है, तो सबसे पहले इसको तो इधर से माइनस को हटा देते हैं, तो 1 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस सी हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग का जो बेस यहाँ पर हम लोग कितना होता है लिखते नहीं, ई होता है, इधर वाला जितना भी होता है सब ई के पावर में चला जाता है। लॉग जैसे इधर से हटाते हैं, इधर वाला जितना होता है क्या होता है, सब के सब ई के पावर में चला जाता है। ये चीज़ हम बता भी दिए हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि अगर लॉग एक्स बराबर वाई है तो एक्स बराबर लिख सकते हैं ई के पावर वाई, इसलिए कि इसका जितना बेस होता है इधर वाला उसके पावर में चला जाता है, ठीक। अब यहाँ से हमको y का मान निकालना, सबसे पहले इधर 1 को भेज देते हैं, तो 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में e के पावर माइनस एक्स माइनस सी। अब यहाँ से माइनस खत्म करना है तो ये माइनस से दोनों तरफ गुना कर दे, तो गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे दो को चीज़ पावर में लिखा हुआ है सेम बेस का, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस सी। गुना में रहता है बेस समान होता है, फिर जुड़ के वही आ जाएगा, इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस साइन जो है ना यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, अब माइनस ई के पावर माइनस सी लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई के पावर माइनस एक तो यहाँ हाई, इस अचर पद को एक दूसरे अचर पद से रिप्लेस कर देते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा ए इंटू ई के पावर माइनस एक्स, जहाँ पे चाहे ए का मान किसके बराबर है, तो माइनस ई के पावर माइनस सी के बराबर है। तो अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं कौन सा, तो अचर पद को ध्यान देना, अचर पद को रिप्लेस करके आंसर लाने की कोशिश करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन था बाकी की तुलना में, मतलब जितना भी अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखे सब बहुत साधारण साधारण सा क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर समाकलन गुणांक निकालना है। समाकलन गुणांक अब ये बार बार आते जा रहा है, बहुत बार बताया भी दिए है कि dy बाई डी एक्स पहले रैखिक अवकल समीकरण का जनरल रूप क्या होता है, dy बाई डी एक्स पी वाई बराबर क्यू होता है। यहाँ पर p और q जो होता है वो x का चर भी हो सकता है या अचर पद भी हो सकता है। y के आगे जो होता है वही क्या होता है, p होता है। हमको if निकालने के लिए सिर्फ p की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए if का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है समाकलन गुणांक p इंटू डी एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ से p का मान रख देंगे तो दिख रहा है कि यहाँ पर y के आगे कितना है 2 है, इसका तुलना करेंगे तो p का मान 2 निकल कर 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। 2 तो गुणांक है ऐसे ही रहेगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। यहाँ पे अचर पद नहीं लिखा जाता है, इसलिए कि बाद में हम लोग जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो उसमें बाद में जाकर c ऐड करते हैं। तो इस तरह से इसका जो मान आ गया आई एफ का ई के पावर 2x हो गया, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी आई जे का क्रॉस दे तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है, जब आई और जे सिंपल एक एक सिर्फ लिखा रहेगा तो उस केस में हमेशा ये बना ले एंटी क्लॉकवाइज में आई जे और के लिख ले, एंटी क्लॉकवाइज में ध्यान में रखें, एंटी क्लॉकवाइज में। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, आई से जे होगा तो के आएगा, जे से के होगा तो आई आएगा, या के से आई होगा तो जे होगा। लेकिन उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका माइनस साइन लग जाता है, क्या लग जाता है, माइनस साइन लग जाता है। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो जे से आई आ रहे हैं, जे से आई ना, तो जे से आई उल्टा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे में तो माइनस आएगा ही, तो माइनस वाला ही कोई ऑप्शन होगा। और उसके बाद यहाँ पे चार गुना होगा, 4 5 कितना 20 हो गया,
और जे से आई होगा तो वो क्या बनेगा, के बनेगा। जो नहीं रहता है वही लिखाता है, सिर्फ माइनस साइन का यहाँ पर अंतर आता है, माइनस में होगा कि प्लस में होगा, बस यही एक डाउट होता है। तो माइनस प्लस के लिए ये डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा। ये वाला बना ले, इसके बाद इसका अगर उल्टा डायरेक्शन होगा तो माइनस साइन लग जाएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि मूल्य बिंदु से, अब देखिए जब भी कोई तल का मूल्य बिंदु से दूरी पूछे ना, तो जो बराबर के एक्स वाई जेड को छोड़कर जो बच जाता है बराबर के उस तक, वही मूल्य बिंदु से दूरी होता है। लेकिन कब, जब ये एक्स वाई जेड का जो घटक होता है अभिलंब सदिश होता है, ये दीर्घ कोसाइन के रूप में रहेगा, तब ये दीर्घ अनुपात के रूप में रहेगा, तो ये लंबवत दूरी नहीं होगा, ये लंबवत दूरी। तो दीर्घ कोसाइन में बदलने के लिए बस सिंपल सा एक लॉजिक ध्यान में रखना है कि जो ये एक्स वाई जेड का गुणांक होता है, इसी का स्क्वायर करके हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के रूट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, दीर्घ कोसाइन में बदल जाता है। तो स्क्वायर करके रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना है 4 का स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाता है, दीर्घ। जिधर इतना से भाग करे तो इधर भी उतना ही से भाग करना पड़ेगा समीकरण को बैलेंस करने के लिए। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कुछ भी अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये दीर्घ कोसाइन के रूप में आ जाएगा। जो इधर बच जाता है यही क्या हो जाता है, लंबवत दूरी हो जाता है। तो यही हम लोग का दूरी हो जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो ऊपर तक 6 हो गया, नीचे में देखा 2 दूना का 4, 3 3 का 9, 4 चौका 16, 4 चौका 16 9 25, 25 4 29। तो कितना आ रहा है, तो रूट अंडर ये 29 आ रहा है। तब ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 तल दिया है, दोनों तल के बीच के एंगल निकालना है। जब भी 2 तल के बीच के एंगल निकालने के लिए दिया जाए तो दोनों तल का अभिलंब का दीर्घ अनुपात पता होना चाहिए। दीर्घ अनुपात कौन होता है, जो एक्स वाई जेड के घटक होता है। तो मान लेते हैं ये A1 है, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होगा 1 होगा, ये B1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा C1, माइनस साइन के साथ लेना है। दूसरे का जो दीर्घ अनुपात होगा वो A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, और ये C2 हो जाएगा। तो एंगल निकालने का एक सूत्र बता दिया गया है कि दीर्घ अनुपात। चलिए जो वहाँ पे हम हो सकता है नोट्स में लिखवाएंगे तो कैपिटल ABC लिखवाए होंगे, यहाँ पर मैं स्मॉल लिख दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो A1 A2 के साथ गुना होता है, प्लस B1 B2 के साथ गुना होता है, प्लस C1 C2 के साथ गुना करके इसका मॉड ले लेते हैं। मॉड का मतलब कि पॉजिटिव मान लेना है, और नीचे में दोनों का स्क्वायर रूट करके जोड़ते हैं। तो A1 के स्क्वायर B1 के स्क्वायर C1 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर सबका अब मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो A1 का मान कितना है 2 है, तो 2 गुने A2 का मान कितना है 3, फिर प्लस B1 का मान यहाँ आगे में कुछ नहीं था तो 1 रहेगा, गुने B2 का मान माइनस साइन के साथ लेना है तो -6 होगा, तो ब्रैकेट में करके लिख देते हैं, प्लस C1, तो C1 का आगे माइनस साइन के साथ लेना है तो -2 है, गुने C2, तो C2 का मान भी यहाँ पर -2 है, मॉड डिवाइडेड बाई नीचे में रूट लेंगे तो यहाँ पर रूट सबका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। यहाँ पर रूट लेंगे तो 3 6 3 -6 -2 है, तो 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर में 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर -1 प्लस प्लस माइनस यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में दोनों माइनस में तो गुना होगा, प्लस में हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं 2 दूना के 4 2 दूना के 4 1, तो 4 4 8 1 9 हो रहा है, तो ये रूट के अंदर 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखेंगे तो 4 4 36, सबसे पहले 12 वाला ही चलो 36, 2 दूना के 4 36 का 4 40 और 3 3 के 9, तो 49 हो जा रहा है, ये 49 आ गया। ये दोनों का रूट निकल जाएगा आसानी से। यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, ऊपर में तो ये 6 से 6 कट गया, सिर्फ 4 पॉजिटिव में ही बचा था, 4 यहाँ पर बचेगा, नीचे में ये 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। तो क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर हो गया 4/21। तो थीटा का मान निकालना है, एंगल निकालना है, तो रह जाएगा, तो ये कॉस इन्वर्स बन जाएगा, और कॉस इन्वर्स 21/4 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तो ये सब टाइम टेकन है, जो टाइम टेकन है 100 क्वेश्चन है, कभी भी टाइम टेकन वाला क्वेश्चन को हाथ न लगाइए। जो ज़्यादा जल्दी आसानी से सॉल्व हो सकता है उसी को हाथ लगाइए।
ये ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं तो बहुत आसानी से दिमाग लगा सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे गुना करके जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसको ऊपर लिख दीजिए, इसका रूट निकाल लीजिए, दूधने के चार दूधने के चार एक 9, तो 9 का रूट 3 यहाँ पर लिख दीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। 36 दूधने के चार 40 है, 3 3 9 49, 49 का रूट कितना होता है 7 होता है। ये डायरेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन देखते ही कॉस इनवर्स में बदलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये दिमाग लगाना होगा कि बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल किए थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके आंसर निकाल ले तो जल्दी भी निकल जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दीर्घ अनुपात दिया हुआ है रेखा का, उसका दीर्घ कोसाइन निकालना। कोज्या मतलब वही होता है दीर्घ कोसाइन। तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताए कि दीर्घ अनुपात दिया रहता है तो इसके स्क्वायर रूट करके योग से भाग करते, पहले स्क्वायर रूट ही निकाल लेते हैं कहीं पर भी रख पर। तो 2 का स्क्वायर 4, ये लिख भी देते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो दूधने के 4 दूधने के 4 एक 9 हो जाएगा, तो 3 बचेगा। मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना है 3 है, तो 3 से क्या करें भाग कर दे, वही क्या बन जाएगा दीर्घ अनुपात दीर्घ कोसाइन बन जाएगा। तो दीर्घ कोसाइन निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके जोड़ के उसका रूट निकाल लेते हैं और उसी से भाग कर देते हैं, तो क्या बन जाता है दीर्घ कोसाइन बन जाता है। बस सिंपल, ये चीज़ तो बताई भी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। बात समझ में आया ना। जब भी दीर्घ अनुपात दिया रहेगा तो जैसे ए बी सी दीर्घ अनुपात दिया है, इसको दीर्घ कोसाइन में बदलना है तो इसका स्क्वायर करके जोड़ के रूट निकाल ले, जो आएगा उसी से क्या करे सब में इतना से भाग कर दे, तो क्या बन जाता है दीर्घ कोसाइन बन जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दो सदिश का डॉट दिया है, 50 बार बता दिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। हमेशा डॉट में ये क्रॉस नहीं है, और डॉट में कभी भी डॉट करने के बाद वेक्टर नहीं बनता, एक मान निकलता है। तो आई के घटक आई के साथ गुना किया जाता है, जे का घटक जे के साथ गुना किया जाता है, और के का घटक के साथ गुना करके जोड़ दिया जाता है। तो आई के घटक यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 में कितना से गुना होगा -2 से गुना होगा। फिर प्लस करना है, यहाँ जे का घटक कितना है -2 है, तो -2 में कितना से गुना होगा 4 से गुना होगा। फिर यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 में कितना से गुना होगा 2 से गुना होगा। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये -2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो ये भी कितना जाएगा 10 आ जा रहा है, तो यहाँ माइनस में 10 और प्लस में 10, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए आज का सेशन अपने यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।